ओके, गुड मॉर्निंग गाइज। आज की क्लास चालू करते हैं अपन। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, उसे कंप्लीट किया था जितने भी उसके टॉपिक्स बचे थे। इसके अलावा ये कुछ हमने इज एटी, ट्रंकेट, पिकल, ये करके एपीआईज के बारे में होमवर्क दिया था। अगर वो होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं किया है तो करना है अभी। जब तक मैं बताऊंगा नहीं, जब तक कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं आ जाती है कि हाँ आप लोगों ने कर लिया है इसको, है ना। इसके अलावा दूसरा जो हम लोग देखने वाले थे अगली क्लास में, वो था आर्क पार्सर की कुछ कुछ एपीआई बची हुई थी उनके बारे में। बट बिफोर गोइंग टू आर्क पार्सल, लेट मी स्टार्ट a न्यू क्लास टुडे। टॉपिक एरर्स एंड एक्सेप्शंस। ओके। और आर्ग पार्सर में अगर अपन देखेंगे तो हम लोगों ने आर्गुमेंट पार्सर ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं इस क्लास के बारे में, कि किस तरीके से आर्ग पार्सर को इनिशिएट किया जाता है आर्गुमेंट पार्सर फंक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद ऐड आर्गुमेंट कैसे करते हैं वो हम देख चुके हैं, ऐड आर्गुमेंट किस तरीके से किया जाता है। और फिर ऐड आर्गुमेंट करने के बाद पार्स आर्ग्स के बारे में हम देख चुके हैं, जिससे कि हमको नेम स्पेस मिलता था और वहां से हम एक एक करके एलिमेंट जो हमने कमांड लाइन में पास किए हैं उनको पिक किया करते थे। ठीक है कि नहीं? अब इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है अदर यूटिलिटीज, जिसमें हम क्या है कि ओके, अब इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है हमारा आर्क पार्सर में वो बचा हुआ है अदर यूटिलिटीज, और जिसमें हम क्या है सब कमांड, जैसे आपने एसबीएन कमांड चलाया होगा बहुत बार, राइट? एपीटी या एसबीएन, तो आपने देखा होगा एपीटी के अंदर सर्च होता है, एसबीएन के अंदर चेकआउट है, एसबीएन के अंदर अपडेट है, एसबीएन के अंदर कमिट है। इस तरीके से ये सब कमांड्स होते हैं। ऐसे सब कमांड्स को आर्क पार्सर में किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसकी एपीआई है। फिर आप अगर किसी फाइल को एज ए आर्गुमेंट ले रहे हो तो उसको एज ए फाइल पॉइंटर के रूप में किस तरीके से लिया जाता है, ये इसकी एपीआई। आर्गुमेंट पार्सर में जैसे आप ग्रुप देख रहे थे, तो पहले दो तरीके के ग्रुप हुआ करते थे, इधर पोजिशनल आर्गुमेंट और ऑप्शनल। पर अगर आप अपना कोई स्पेसिफिक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इसकी एक अलग एपीआई है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की एक अलग एपीआई है। इनके बारे में आपका आज होमवर्क है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक बार पढ़ने हैं पहले। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा ये पढ़ने वाला, देन उसके बाद अपन क्या है कि इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो ये अगली क्लास का आपका होमवर्क है। अगली क्लास में अपन आर्क पार्सर को ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो पुराना पढ़ाया है इसको कंप्लीट करके आए, पहले तो इसको एक बार रिवाइज करके आए। और ये अदर यूटिलिटीज में जितने भी हैं ना, इनको एक बार खुद से भी देख करके आइए आप, जैसे कि फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आए। ठीक है कि नहीं? तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एरर्स एंड एक्सेप्शन। तो अपन क्या है, पहले तो इस ट्यूटोरियल पे चलते हैं, tutorial.pdf पे। ओके, हु इज नॉट म्यूट? ठीक है ना? ओके, तो tutorial.pdf पे अपन चलते हैं। तो हमने क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट इनके बारे में पढ़ लिया था। कंट्रोल फ्लो हमने पढ़ लिए थे सारे के सारे, इफ फोर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, मैच, ये सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर में हमने लिस्ट के बारे में, डिलीट के बारे में, टपल, सीक्वेंस, सेट और डिक्शनरी सब के बारे में पढ़ लिया था। आपको याद होगा कि सेट के बारे में हमने जब पढ़ा था तो ये एक नॉन डुप्लीकेट का अनऑर्डर्ड लिस्ट था। अनऑर्डर्ड, अगर सेट सेट को हम अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में देखा करते थे, कलेक्शन, राइट? तो ये हम पढ़ चुके हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर में। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के बाद मॉड्यूल्स आता है। मॉड्यूल्स अभी हमने नहीं पढ़ा, मॉड्यूल्स को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मॉड्यूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें
इनपुट आउटपुट और एरर एक्सेप्शन और इन सब की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं लास्ट में लूंगा एकदम। इनपुट आउटपुट में हम पढ़ चुके हैं कैसे फैंसियर आउटपुट फॉर्मेटिंग को और कैसे रीडिंग राइटिंग फाइल्स को देखा जाता है, सारा सब कुछ। आज हम देखने वाले हैं एरर्स एंड एक्सेप्शन, इस टॉपिक के बारे में। फिर अगली कुछ क्लासेस में जब आर्क पार्सर के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्लासेस को, और फिर हमारा ब्रीफ ट्यूट चालू होगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का, और इस तरीके से ये 2-3 टॉपिक्स खत्म करने के बाद आपकी क्लासेस एंड होंगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू दिस टॉपिक, errors and exception. Any question from the previous class or something? कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बीच में कहीं भी रोक देना, ठीक है कि नहीं, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो देखिए एक बात बताता हूँ आपको, कोई भी आप कोड लिख रहे हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का कोड हो, उसमें एरर्स और एक्सेप्शन हमेशा आते हैं। और एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जब कोई भी बंदा उसकी स्क्रिप्ट को या फिर उसके कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाए, तो एरर्स आना और एक्सेप्शन आना ये कभी गलत नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ये हमेशा आते ही हैं। ये कभी आप 100% एरर फ्री और एक्सेप्शन फ्री कोड लिख ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन और एरर्स आ रहे हैं तो उनका फॉर्मेट हो, वो एक प्रॉपर तरीके से हैंडल्ड हो, ये एक अच्छे कोड की निशानी होती है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको इस तरीके का एक तो एरर दिखता है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड, ओके, इस तरीके का ऐसा कुछ एरर दिखता है पाइथन का ट्रेस बैक सहित। और एक यहीं पे आप एक सुंदर उनके लिए एक मैसेज लिख करके, एरर मैसेज लिख करके यहाँ पे यूजर को दिखा दो कि आपने क्या ये प्रॉब्लम की है, आप इसको सुधारें, और इसके कारण आपका हमारा प्रोग्राम आपके लिए एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो ऐसी चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक दो टाइप की एरर होती हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम पाइथन के अंदर, कोडिंग के अंदर। एक होती है सिंटैक्स एरर और एक होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो रन टाइम पे एरर्स आती हैं उनको हम एक्सेप्शन के रूप में जानते हैं। सिंटैक्स एरर क्या है, उसे हम पार्सिंग एरर भी कहते हैं। ऑब्वियसली जो पार्सिंग के टाइम पे कोड का जो, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर है, कोई कंपाइलेशन इंटरनली होकर के डायरेक्टली इंटरप्रेट करना चालू कर देता है, तो इंटरप्रेट करने से पहले और कंपाइलेशन के टाइम पे वो क्या है, पार्सिंग करता है पूरे के पूरे कोड की। और पार्सिंग के टाइम पे उसे पता लगा कि आपने यहाँ पे वाइल लगाया, वाइल के बाद कॉलन नहीं दिया, तो इस तरीके की जो सिंटैक्स रिलेटेड एरर्स होती हैं वो उनको पार्सिंग के टाइम पे देख लेता है और आपको एरर थ्रो कर देता है कि आपका इंडेंटेशन गलत है, आपने कहीं कॉलन छोड़ दिया है। ये सारी की सारी ऐसी चीजें ऐसे इनवैलिड इंटेक्स करके, सिंटैक्स करके आपके पास आती हैं, ठीक है कि नहीं। तो सिंटैक्स एरर तो हमने बहुत देखी हैं, आप भी देखोगे बहुत सारी, जब आप कोड लिखोगे तो एक ना एक सिंटैक्स एरर आपके सामने जरूर आएगी। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस होती हैं रन टाइम पे दिखने वाली। इवन इफ ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंथेटिकली करेक्ट, इट मे कॉज एन एरर व्हेन एन अटेम्प्ट टू मेड टू एग्जीक्यूट। जरूरी है ऐसा कि आप क्या है, सिंथेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से कोड लिख रहे हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट होने के टाइम पर एरर दे दे, या कुछ अनकंडीशनल फैटल एरर आपके लिए एज ए एक्सेप्शन रेज कर दे, उसे ही हम एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे कि आपने 10 into 1/0 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, इसमें कोई सिंथेटिकली आपने गलत नहीं किया, आप इनटू का निशान लगा रहे हो, दोनों तरफ इंटीजर हैं, आप बढ़िया तरीके से इसको कर रहे हो, लेकिन 1/0 itself इज नॉट पॉसिबल। व्हेन द रन टाइम पे जब ये 1/0 को जीरो से किसी चीज को डिवीजन करने जाएगा, तो वहां पे ये जीरो डिवीजन एरर के फॉर्मेट में एक एक्सेप्शन रेज कर देगा, राइट। यहाँ पे आप 4+ इंटीजर और किसी वेरिएबल का इस तरीके से कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सिंथेटिकली तो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई भी यहाँ पे आप इंडेंटेशन और वो सब गड़बड़ नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे नेम एरर है आपकी कि आपका जो स्पेम है वो डिफाइंड ही नहीं है, वेरिएबल डिफाइंड है नहीं, और आप उसे रन टाइम पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली ये भी उस टाइम का रन टाइम पे आने वाला एरर है। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा कि अरे ये क्या भाई, ये तो स्ट्रिंग क्लास को इंटीजर क्लास से ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे आपको टाइप एरर देगा।
कि आपने टाइप में गड़बड़ किया है। तो आप एक्सेप्शंस में देख रहे हो कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो सिंथेटिकली करेक्ट होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के टाइम पर उनके द्वारा कोई अनकंडीशनल फैटल जो क्रिएट किया जाता है, उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। और हर एक एक्सेप्शन का अपना एक टाइप होता है। ये टाइप क्यों होता है? जिससे कि जब कभी भी इस एक्सेप्शन को यूजर के द्वारा प्रोग्राम में हैंडल करना है, तो पाइथन ये फैसिलिटी देता है कि इस टाइप के थ्रू आप मुझे बता सकते हो कि इस एक्सेप्शन को किस फॉर्मेट में हैंडल करें। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हमने जीरो डिवीजन एरर देखी, नेम एरर देखी, टाइप एरर देखी। ये सारे के सारे जो एरर्स हैं, ये एक्सेप्शन के स्टैंडर्ड एरर, ये बिल्ट इन आइडेंटिफायर है, रिजर्व नहीं है एक्चुअली कीवर्ड, है ना? ये आइडेंटिफायर्स हैं, इनको आप आगे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी अपन आगे किस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया कि सिंटैक्स एरर क्या होती है। ठीक है कि नहीं? अब अगर एक्सेप्शन है तो इसको हैंडल करना पड़ेगा आपको। कैसे हैंडल करोगे आप एक्सेप्शन को? तो देखिए, हमने यहाँ पे एक इनपुट लेने की कोशिश की है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये इनपुट आएगा वो इंटीजर टाइप का इस तरीके से आना चाहिए। और अगर वो इस स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ कर रहा है, तो उस टाइम पे जो एरर एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन जो रेज़ हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड है हमारे लिए, वो वैल्यू एरर टाइप का एक्सेप्शन रेज़ हो सकता है। अगर ये वैल्यू एरर टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपको वो एक्सेप्शन नहीं दिखाना है, ये मैसेज दिखाना है यूज़र को। उसको बोलना है कि जो आप नंबर पास कर रहे हो वो एक वैलिड नंबर नहीं है, दोबारा से कोशिश करें। ठीक है कि नहीं? जैसे यहाँ पे आपने इंटर ये नंबर देने की कोशिश की और उसने लेट से 1/0 ही भेज दिया यहाँ पर। तो 1/0 को जब वो इंटीजर में यहाँ पे सेव करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो एक्सेप्शन रेज़ होगा वो कौन-सा होगा? ज़ीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन। लेकिन आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड एरर एक्सेप्शन क्या है? वैल्यू एरर है। तो अगर वैल्यू एरर आएगा स्पेशली और कोई टाइप का अगर एक्सेप्शन आता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे और ना ही हैंडल कर रहे हैं। केवल वैल्यू एरर टाइप के एक्सेप्शन को हम यहाँ हैंडल कर रहे हैं और हम यूँ कह रहे हैं कि अगर वैल्यू टाइप का एरर आए, तो यहाँ पे बोलो कि भैया वैलिड नंबर डालें, इस तरीके का नंबर नहीं डालें। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे पाइथन ने नीचे इसमें ये 4 स्टेप्स में बता रखा है कि कौन-कौन सा क्लॉज़ किस-किस तरीके से क्या-क्या कर रहा है। अब हमारे पास चैलेंज है कि ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू एरर टाइप का ही एक्सेप्शन आए। हो सकता है जैसा मैं अभी बता रहा था कि ज़ीरो डिवीज़न एरर का भी एक्सेप्शन हो सकता है, टाइप एरर का भी एक्सेप्शन हो सकता है, नेम एरर का भी एक्सेप्शन हो सकता है। अगर मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन हैं, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए? तो मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन को भी आप एक ही एक्सेप्ट के साथ हैंडल कर सकते हो, इस तरीके से ब्रैकेट में पास करके। तो देखो, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहला ब्लॉक होता है ट्राई ब्लॉक। थोड़ा सा हम बेसिक से चालू करते हैं एक बार और, है ना? ट्राई ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप सारा का सारा अपना ऑपरेशंस लिखते हो, जो भी आपको परफॉर्म करना है। एक बार आपके सारे स्टेप्स, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ लिखने के ट्राई में लिखने के बाद, अगर आपको लगता है कि कोई इनमें से स्टेटमेंट आपका कोई एरर एक्सपेक्ट कर सकता है, एक्सेप्शन रेज़ कर सकता है, तो ऐसे एक्सेप्शन को आप एक्सेप्ट के अंदर इस तरीके से हैंडल करोगे। अब देखें आप, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो उस मोमेंट पे आप इस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है कि नहीं? ट्राई, एक्सेप्ट, ये 2 आपको इस तरीके से लगाना है, ट्राई के बाद कॉलम लगाना है, सारा स्टेटमेंट ट्राई के अंदर लिखना है, फिर एक्सेप्ट लगाना है और यहाँ पे अगर सिंगल टाइप का एक्सेप्शन है तो सिंगल टाइप और अगर मल्टीपल टाइप का एक्सेप्शन है तो मल्टीपल टाइप। अब पॉइंट बनता है कि हमको कैसे पता लगेगा कि किस टाइप का एक्सेप्शन है? तो ऐसी चीज़ों को पता लगाने के लिए कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, आप जब कोड लिख रहे हैं तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर पास कर रहे हैं हम वो नेम से रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? नेम एरर का मतलब आता है कि वेरिएबल का नेम दे दिया, वेरिएबल कहीं डिफाइन ही नहीं है।
ठीक है कि नहीं। टाइप एरर आ रहा है कि आप लिस्ट की जगह पे स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग की जगह पे इंटीजर का यूज कर रहे हो, आप डेटा टाइप में ही मतलब ये कि मिसमैच करने की कोशिश कर रहे हो। जीरो डिवीजन एरर और ये सब क्या है, स्पेशल टाइप के एरर हैं जो कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट देने पे आते हैं स्पेशली। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जब आपको पता लग जाए कि ओके इतने टाइप के एक्सेप्शन मेरे यहाँ से हैंड क्रिएट हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो उनको आप सारे के सारे को इस एक्सेप्ट के अंदर डाल करके आगे बढ़ोगे। अब देखिए, अब आगे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखते हैं पाइथन का, जिसमें हम अपन आएंगे भी, अपना अगला चैप्टर क्लास ही है, तो उसमें आपको याद रखना है कि जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, एक क्लास इज एन एक्सेप्ट क्लॉज। एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर जो अगर कोई क्लास है इज कंपेटिबल, वो कंपेटिबल है विद एन एक्सेप्शन इफ इट इज द सेम क्लास और बेस क्लास देयरफॉर। अगर वो सेम क्लास है या फिर उसकी बेस क्लास है, तब तो वो कंपेटिबल है। लेकिन अगर आप ड्राइव्ड क्लास को लिस्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे वो कंपेटिबल नहीं है। इसको अच्छे तरीके से अपन यहां समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास तीन क्लास हैं। क्लास बी जो कि एक्सेप्शन रेज करता है, क्लास सी है ऐसी क्लास है जो कि बी क्लास को इनहेरिट कर रही है यहाँ पर, और क्लास डी ऐसी क्लास है जो कि सी क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनमें से एक एक क्लास को मैं फोर लूप के संग एक एक क्लास को उठा रहा हूँ, और ट्राई ब्लॉक के अंदर एक रेज स्टेटमेंट के बारे में मैं नीचे बताऊंगा। रेज स्टेटमेंट क्या करता है, एक्सेप्शन रेज करता है। जब हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन चाहते हैं ना रेज करवाना, तो वहां पे ये रेज के थ्रू हम करवा सकते हैं। तो जैसे ही इसने क्लास को किया इस तरीके से, तो सबसे पहले बी क्लास आएगी। बी क्लास का एक्सेप्शन रेज होगा, बी सबसे ज्यादा पेरेंट बेस क्लास है, तो बेस क्लास का एक्सेप्शन देखेगा वो कि भैया बी क्लास का यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो वो प्रिंट करेगा बी को। सेकंड टाइम जब आएगा तो सी क्लास आएगी। सी क्लास में मैंने बताया था कि सेम क्लास या फिर उसकी बेस क्लास, दोनों के लिए एक्सेप्शन कंपेटिबल होता है उसमें। तो सी क्लास के केस में क्या है, एक तो सी क्लास का एक्सेप्शन रेज होगा और एक उसकी पेरेंट बी क्लास का एक्सेप्शन होगा। अब यहाँ पॉइंट ये बनता है कि आपके जब एक्सपेक्ट स्टेटमेंट है तो वो ऊपर से देखने की कोशिश करेगा, और जो भी उसको फर्स्ट मैच मिलेगा वो वहां पे हिट कर जाएगा और उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सी के केस में दो एक्सेप्शन रेज हुए हैं, एक तो सी का एक बी का। पहले डी का आया, मैच नहीं किया, सी का आया, मैच करेगा, सी प्रिंट कर देगा, बाहर आ जाएगा। जैसे ही डी की क्लास आएगी, डी की क्लास के केस में तीन एक्सेप्शन रेज होंगे, बी सी डी, लेकिन फर्स्ट मैच होगा आपका डी का और वो डी को प्रिंट करेगा। तो प्रिंटिंग किस तरीके से होगी, पहले प्रिंट बी होगी, फिर सी होगी, फिर डी होगी। लेट से मैं इस ऑर्डर को जस्ट उल्टा कर देता हूं। एक्सेप्ट बी सबसे ऊपर लिखता अगर मैं, और फिर सी लिखता, फिर डी लिखता, तो उस केस में जब पहली बार बी आता तो बी को हिट करता। सेकंड टाइम जब सी आता तो उस केस में वो दो एक्सेप्शन रेज करता, बी और सी। और क्योंकि मैंने बी सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा मेरा द्वारा, तो उस मोमेंट पे सबसे पहले हिट करेगा बी और फिर से बी को ही वो प्रिंट करेगा। डी के केस में भी बी सी डी तीन एक्सेप्शन रेज होंगे, और अगर एक्सेप्ट आप बी आपका सबसे ऊपर है तो सबसे पहले फर्स्ट मैच किसको होगा, बी को होगा, और उस मोमेंट पे वो प्रिंट करेगा फिर से बी को। तो देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है, नोट दैट इफ द एक्सेप्ट क्लॉज वर रिवर्स्ड, अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो विद एक्सेप्ट बी फर्स्ट, अगर हम सबसे हमारी बेस क्लास है उसको फर्स्ट रखें, इट वुड हैव प्रिंटेड बी बी बी, द फर्स्ट मैचिंग एक्सेप्ट क्लॉज इज ट्रिगर्ड। तो ये आपको याद रखना है, और वो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर सेम क्लास है और अगर बेस क्लास है तो उस केस में ये एक्सेप्शन हमारा कंपेटिबल है। सेम क्लास के लिए और उसकी जो बेस क्लास है उसके लिए एक्सेप्शन रेज होगा, लेकिन एक्सेप्ट क्लॉज लिस्टिंग ए ड्राइव्ड क्लास इज नॉट कंपेटिबल विद ए बेस क्लास। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक्सेप्शन बेस क्लास के लिए आप रेज कर रहे हो और वहां से फिर वो ड्राइव्ड क्लास के लिए रेज कर दे, नहीं।
ड्राइव क्लास से बेस क्लास के लिए एक्सेप्शन रेज करेगा कि यहाँ अगर आपने सी का एक्सेप्शन रेज करवाया है तो सी का भी होगा और बी का भी होगा, लेकिन अगर बी का करवा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे सी का एक्सेप्शन रेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये समझ में नहीं आई है तो एक बार बताएं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। लेकिन हमको ये समझ में आनी चाहिए कि बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास के केस में एक्सेप्शन किस तरीके से काम करता है। भैया आई थिंक एक छोटा सा एग्जांपल देके इसमें बताओ, जैसे 2 नंबर का एडिशन या 2 नंबर इनपुट करते हैं तो। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, इसी को थोड़ा सा सही तरीके से एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। फाइन। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, बी तो बेस क्लास है, इसकी कोई भी ड्राइव क्लास नहीं है। सी जो है हमारे, ओ सॉरी, इसकी ड्राइव्ड क्लास सी और डी है। ऐसे लिख देता हूं मैं, ये सेल्फ क्लास है बी अपने आप में, इसकी बेस क्लास कोई नहीं है, जीरो, और ड्राइव्ड क्लास इसकी क्या क्या है, सी एंड डी, ये दो ड्राइव्ड क्लास हैं। अब सी है हमारी, ये अपने आप में सेल्फ क्लास है सी, इसकी बेस क्लास क्या है साहब, बी है, और इसकी ड्राइव्ड क्लास क्या है, डी है। अब अपन आ जाते हैं डी पर। डी खुद एक सेल्फ क्लास है, और इसकी बेस क्लास क्या है हमारी, सी एंड बी, और ड्राइव्ड क्लास इसकी है कोई नहीं, जीरो। ओके, तो अब देखो पाइथन का स्टेटमेंट हम लेते हैं यहाँ पर, और फिर उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पाइथन क्या कहता है, ठीक है कि नहीं। अब पाइथन हमारा सबको दिख रहा होगा, ओके। पाइथन सबसे पहले जो पॉइंट बोल रहा है वो अपन देखते हैं। पाइ, पाइथन कह रहा है कि एक क्लास इज एन एक्सेप्ट क्लॉज। अगर हम एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट क्लॉज में ही हमको हैंडल करनी है ना। एक्सेप्ट क्लॉज में एक क्लास इज कंपेटिबल विद एन एक्सेप्शन इफ द सेम क्लास और द बेस क्लास। इट मींस कि यहां पे अगर आप बी से कोई एक्सेप्शन रेज करवाओगे तो वो सेल्फ खुद के लिए, सेल्फ क्लास का मतलब खुद के लिए, ओके, सेल्फ क्लास का मतलब खुद के लिए, और बेस क्लास क्या है इसकी, अभी कोई है नहीं, इसका मतलब कोई भी और एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, केवल सेम क्लास का एक्सेप्शन उसका रेज होगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, तो अगर आप बी के लिए एक्सेप्शन रेज करवाओगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो रेज होगा वो केवल और केवल बी क्लास का एक्सेप्शन, सेल्फ क्लास का एक्सेप्शन होगा, क्योंकि बेस क्लास इसकी कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम सी के केस में चलते हैं तो सी के केस में क्या है, एक तो सेल्फ क्लास के लिए एक्सेप्शन रेज होगा, और एक इसकी बेस क्लास के लिए एक्सेप्शन रेज होगा। तो यहां पर दो एक्सेप्शन रेज होंगे, एक सी एक्सेप्शन रेज होगा, एक बी एक्सेप्शन रेज होगा। ऐसे ही जब हम यहां पर चलेंगे नीचे, तो यहां पे एक तो सेल्फ क्लास के लिए एक्सेप्शन रेज हुआ, और वो डी के केस में सेल्फ क्लास क्या है हमारी, डी है। और यहां आप देखोगे तो एक तो सी के लिए होगा, क्योंकि सी बेस क्लास है और उसकी भी बेस क्लास बी है, तो दो एक्सेप्शन इस तरीके से रेज होंगे। तो ये कह रहा है हमसे पाइथन कि अगर आपकी एक्सेप्ट क्लॉज में क्लासेस के थ्रू आप हैंडल कर रहे हो, उप्स के क्लास के स्टेट कंसेप्ट के थ्रू आप अगर एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेम क्लास का
और उसके पैरेलल बेस क्लासेस के एक्सेप्शन वो हमेशा रेज करेगा, लेकिन बट नॉट द अदर वे अराउंड। अदर वे अराउंड नहीं है कि अगर बेस क्लास का कर रहा है तो ड्राइव्ड क्लास का भी एक्सेप्शन रेज करे। देखिए यहाँ पे बी की दो ड्राइव्ड क्लास हैं, सी और डी, लेकिन जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है वो मात्र बी के लिए रेज हो रहा है, सी और डी के लिए एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है। ये आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो जब यहाँ पे एक्सेप्शन हमने रेज करने की कोशिश की है बी क्लास के लिए, सी क्लास के लिए और डी क्लास के लिए, तो इन केस ऑफ बी क्लास हमारा क्या एक्सेप्शन रेज होगा, मात्र बी ही एक्सेप्शन रेज होगा। ओके, इन केस ऑफ सी क्लास हमारे दो एक्सेप्शन रेज हो रहे हैं, एक तो सी एक्सेप्शन रेज हो रहा है, एक बी एक्सेप्शन रेज हो रहा है। जो भी पहले हैंडल हो रहा होगा एक्सेप्ट ब्लॉक में वो पहले सबसे पहले हिट करेगा और उसको ही प्रिंट होगा। देखिए फर्स्ट मैचिंग होता है ये एक्सेप्ट क्लॉज, ठीक है कि नहीं, तो वो ही ट्रिगर होगा हमारा। तो हमारे यहाँ पे सी और बी दो एक्सेप्शन रेज हुए और हमने देखा कि पहले सी हिट कर रहा है बी से पहले, तो उसने सी को प्रिंट करा दिया सी क्लास के टाइम पर। और जैसे ही हम डी क्लास के टाइम पर आए तो हमारे एक्सेप्शन रेज हुए तीन, कौन कौन से, डी एक्सेप्शन रेज हुआ, सी एक्सेप्शन रेज हुआ, बी एक्सेप्शन रेज हुआ, और उस केस में ये एक्सेप्ट आया तो डी को प्रिंट करा दिया, ठीक है कि नहीं। लेट से एक काम करते हैं, अपन इसको ले लेते हैं उल्टा, जैसा वो बताना चाह रहा है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी को, यहाँ सी को और यहाँ डी को, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या हो रहा है, फोर लूप के अंदर सबसे पहले आएगा बी क्लास। बी क्लास के केस में बी एक्सेप्शन रेज होगा, तो बी एक्सेप्शन के रेज होने पर ये प्रिंट किसको करेगा, ओपन उसको देख लेते हैं। बी एक्सेप्शन रेज होगा पहला लूप का, लूप वन, इसमें जो हमारा CLS आ रहा है वो आ रहा है बी, और एक्सेप्शन रेज हो रहा है वो कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है, एक्सेप्शन भी रेज हो रहा है साहब बी, तो वो एक्सेप्ट बी को हिट करेगा और प्रिंट कर देगा क्या, बी प्रिंट करेगा, ठीक है। लूप सेकंड टाइम चला, सेकंड टाइम में CLS है हमारा क्या, सी आया है, तो एक्सेप्शन कितने रेज होंगे सी के केस में, वो आप देखें। सी के केस में हमने बताया कि उसकी खुद का सेल्फ क्लास और बेस क्लास दोनों के लिए एक्सेप्शन रेज करेगा। एक्सेप्शन रेज होंगे इसके बी एंड सी, दो एक्सेप्शन रेज हुए। अब आप देखें पहले ट्रिगर कौन हो रहा है, बी और सी, यहां से एक्सेप्शन रेज हो गए। अब एक्सेप्ट पहले बी वाला हिट कर रहा है तो पहले ट्रिगर जो होगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर से प्रिंट क्या करेगा, वो प्रिंट बी कर देगा। अब ऐसे ही हम लूप थ्री के, लूप थ्री के केस में CLS जो आएगा हमारा वो आ रहा है हमारा डी। डी के केस में एक्सेप्शन जो है वो रेज हो रहे हैं, वो तीन एक्सेप्शन रेज हो रहे हैं, एक तो सेल्फ का और एक उसके पेरेंट्स का, तो डी एंड सी एंड बी। अब आप देखें तीनों एक्सेप्शंस में सबसे पहले हिट फिर से बी कर रहा है, तो फिर से वो प्रिंट किसको करेगा, बी को करेगा यहाँ पर। तो आपका इस केस में अगर आपने जस्ट रिवर्स रखा है तो आपका जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, बी कोमा बी कोमा बी, ये है। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। ये स्पेशली मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि हम उप्स के कंसेप्ट में ज्यादातर अपना कोड है वो क्लास के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, ज्यादातर पाइथन की मैक्सिमम स्क्रिप्ट भी उप्स के कंसेप्ट में लिखेंगे हम, और ज्यादातर एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए भी हम एक क्लास फॉर्मेट का ही यूज करेंगे। और उस मोमेंट पे आपको याद रखना है कि अगर एक्सेप्शन लिख रहे हो तो सबसे ऊपर आप ड्राइव्ड क्लास का एक्सेप्शन लिखें, ये नहीं सबसे पहले आपने बेस क्लास को एक्सेप्ट में डाल दिया है, ठीक है कि नहीं। ओके,
अभी हम नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है एक्सेप्शन। क्या है एग्जैक्टली इस तरीके से हम एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक बात बताता हूं आपको, जितने भी टाइप के आपने ये नए नए एक्सेप्शन देखे हैं, जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, टाइप एरर, ये सब अलग अलग क्लासेस हैं पाइथन के अंदर, जो कि इस टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करती हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये सारी की सारी क्लासें जिस क्लास के अंदर लिखी जाती हैं वो मेन क्लास है एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन क्लास के अंदर ही सारी की सारी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस की क्लास लिखी हुई रहती हैं। देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि बेस एक्सेप्शन इज द कॉमन बेस क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शंस। वन ऑफ इट सब क्लास इज एक्सेप्शन। बेस एक्सेप्शन सबसे टॉप क्लास है, उसके अंदर सब क्लास है एक्सेप्शन, एंड इज द बेस क्लास ऑफ नॉन फेटल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन विच आर नॉट सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन आर नॉट टाइपिकली हैंडल्ड। अब ये क्या क्या इंक्लूड कर लेती हैं सिस्टम एग्जिट को, विच इज रेज्ड बाय सिस्टम डॉट एग्जीक्यूट। अब देखो एक्सेप्शन कैन बी यूज्ड एज ए वाइल्ड कार्ड विच मैचेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि एक्सेप्शन वो सब क्लास है जिसके अंदर मैक्सिमम सारी की सारी ये जीरो बेस, टाइप एरर, नेम एरर, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी क्लासेस को हैंडल कर रहा है वो। इसीलिए अगर आपको ऐसा वाइल्ड कार्ड मैच करना है ना एक्सेप्ट के अंदर, तो आप इस एक्सेप्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दोबारा से बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि यहां पर हमको पता लग गया कि ये तीन टाइप की एरर पॉसिबल है प्रोग्राम में। एक्सेप्शन तीन टाइप के आ सकते हैं रन टाइम पर। तो हमने क्या किया, इन तीनों को यहाँ पर कॉमा लगा करके हैंडल कर लिया। लेट से हमको नहीं पता है और हम चाहते हैं वाइल्ड कार्ड चीजों को हैंडल करना। वाइल्ड कार्ड का मतलब कुछ भी आ जाए, कैसा भी एक्सेप्शन आ जाए, एक्सेप्शन हमारा हैंडल होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बात बता दूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगा रखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है कोड में, उसके बाद भी एक्सेप्शन हैंडल ना हो। क्या कब हो सकता है ऐसा, कि जो ट्राई ब्लॉक है उसके पास ऐसा एक्सेप्शन रेज हुआ है जिसको आपने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया, इस तरीके से लिस्ट नहीं किया। तो उस मोमेंट पे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में तो जाएगा लेकिन देखेगा कि मेरा टाइप का एरर तो यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है, तो वो बाकायदा एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार वो कुछ भी आए, सब कुछ एक्सेप्शन हैंडल कर ले, तो इन सब क्लासेस जो ये जो ड्राइव्ड क्लास है ना, इनकी जगह पे इनकी बेस क्लास हम यूज करेंगे डायरेक्टली। और मैंने बताया कि इनकी बेस क्लास क्या है, इनकी बेस क्लास है ये एक्सेप्शन क्लास। तो आप सिंपली एक्सेप्ट में इस एक्सेप्शन क्लास को यूज कर सकते हो, और जब आप कोई क्लास यूज कर रहे हो एक्सेप्ट के अंदर, तो आपको उसका एक ऑब्जेक्ट बना करके ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो सिंपल एक ब्लूप्रिंट होता है। अलग से सिंपली क्लास का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गया है। तो आप इस तरीके से वाइल्ड कार्ड फॉर्मेट में सारे के सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब इस एक्सेप्शन क्लास के द्वारा अगर रेज स्टेटमेंट दे रखा है, तो मैंने बताया था आपको कि रेज स्टेटमेंट एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो उनको क्रिएट करने के लिए हम रेज का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन में अगर इस तरीके से दो आर्गुमेंट पास किए हैं, तो जो यहाँ पे एक्सेप्शन का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली इसी टाइप का क्रिएट होगा, जहां पे इसके दो आर्गुमेंट होंगे एक्स और वाई, और हम इनको यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो देखो एक्सेप्शन क्लास है, इसमें दो आर्गुमेंट आए इसने, और हमने दोनों को एक्सेप्शन के अंदर भी हमने दोनों को यहाँ पर करा दिया। ठीक है कि नहीं? अब देखिए किस 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 तरीके से, जैसे ओएस से रिलेटेड अगर एक्सेप्शन है, अब ओएस एरर अपने आप में एक क्लास है आपकी, उसको इंटरनली आपको यूज करना है। तो आपने उसको एज एरर के रूप में ले लिया, इसका मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, और आपने डायरेक्टली उसे यहाँ प्रिंट करा दिया कि कौन सी ओएस एरर है, ये ओएस एरर है। ठीक है कि नहीं? अगर आपको सिंपली ऐसा है कि अपना कोई फॉर्मेट का
प्रिंट स्टेटमेंट डालना है तो आपको उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राई ब्लॉक में जो भी आपका एक्सेप्शन आएगा वो सिंपली उसी को मैच करेगा और उसके बाद जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। लेट से आपको जो ये एरर आ रही है इसके बारे में भी कुछ प्रिंट करना है, तो उस मोमेंट पे आपको प्रिंट करने के लिए उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ये एज के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसने वैल्यू एरर को लिया है, वैल्यू एरर के केस में उसे कुछ प्रिंट नहीं कराना तो उसने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया वैल्यू एरर को। लेकिन ओएस एरर के केस में उसे प्रिंट करानी है कि क्या ओएस की एरर आई है, तो उस केस में आपने एक्सेप्ट किया है ओएस एरर को। और जब आपको पता है कि ओएस एरर और वैल्यू एरर के अलावा और भी किसी भी टाइप की एरर आ सकती है और मुझे सबको ही हैंडल करना है, तो हमने देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास जो बेस क्लास थी उस बेस क्लास को लिया, उसके ऑब्जेक्ट को लिया और फिर हमने यहाँ एरर को एरर में मतलब इस एरर को प्रिंट करा दिया इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट के टाइप को भी प्रिंट करा दिया। अगर आप टाइप को प्रिंट करा रहे हो इट मींस कि इसमें किस टाइप की ये एक्सेप्शन इसने रेज की है वो भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो अपन क्या है, एक काम करते हैं, अपन एक छोटा सा कोड इसके बाद इस को फ्री करने के बाद अपन एक छोटा सा कोड लिखते हैं इसमें। तो देखिए अगर आप आर्गुमेंट ले रहे हैं एक एक करके और आर्क्स में आने वाले आर्गुमेंट को ओपन करने की, ओपन मैंने बताया था फाइल ओपन के लिए यूज किया जाता है। हो सकता है कभी कभी कोई एक ऐसा नेम आ जाए जिससे फाइल का नेम बना ही नहीं सकते हम, तो उस केस में क्या है, ये कैन नॉट एरर का ओएस एरर थ्रो करेगा एक्सेप्शन और वो कैन नॉट एरर दे दिया। इसमें क्या होता है, टाइप ट्राई एक्सेप्ट के बाद एक और क्लोज होता है जिसको हम बोलते हैं एल्स क्लोज। अब एल्स क्लोज क्या है, तो देखो ऐसा होता है कि जैसे ट्राई के अंदर आपको कोई 10 आर्ग्यूमेंट 10 लाइन का कोड लिखना है और आपको पता है कि तीसरी लाइन के बाद एक्सेप्शन रेज हो सकता है, लेट से थर्ड लाइन में या फर्स्ट लाइन में ही आपको ये ओपन लिखना है। तो आपको कोड कैसे लिखना है कि आपको एक फाइल ओपन करनी है, फिर इस फाइल को ओपन करने के बाद उसकी रीड लाइंस में से कितनी लाइन है उनको रीड करना है, नंबर ऑफ लाइंस की लेंथ को रीड करना है और उसके बाद उसको क्लोज कर देना है। तो फाइल में कितने नंबर ऑफ लाइन है उसका एक कोड है आपके पास, और आपने क्या किया, पहले फाइल को ओपन किया और यहाँ पे लिखा आपने प्रिंट स्टेट में कि जो आपने फाइल पास की है हैज कितना रखती है, इतने लेंथ ऑफ लाइंस ये रखती है। इस तरीके से आप प्रिंट करा रहे हो, तो आपको पता है कि ये प्रिंट में तो कोई एक्सेप्शन आने वाला नहीं है, क्लोज में भी कोई एक्सेप्शन आने वाला नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन आ सकता है एफ ओपन के अंदर। तो इस कोड को दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता था, किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक exp डॉट पाई फाइल को ओपन कर रहा हूँ। इंसर्ट मोड में गया मैं, इंसर्ट मोड में जाने के बाद मैंने आपको बताया था मेन फंक्शन आपको डिफाइन करना है। मेन फंक्शन के बाद आपको कमेंट लिखना है, दिस कोड इज स्पेस दिस कोड इज एक्सप्लेनिंग exception handling in Python। ओके, ठीक है।
अब मैंने ये एक कोड है, ये कोड को सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसलिए कि हम इसको देख सकें। तो हमने आर्गुमेंट आप जितने भेज रहे हो उतने आर्गुमेंट को यहाँ पे किया और ओपन करने की कोशिश की। ओके, और यहाँ मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर दिया। लेट से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डॉट पी वाई करके फाइल इसको दी, ठीक है कि नहीं। देखिए इसने क्या बोला है कि जो लिस्ट डॉट पी वाई आपकी फाइल है ये 9 लाइन रखती है। अपन देखते हैं क्या ये 9 लाइन ही रखती है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट प्रिंट कर रहा है। लेट से मैंने यहाँ पे एक फाइल भेजी जो कि लिस्ट वन डॉट पी वाई है और ये अवेलेबल ही नहीं है। कुछ इस तरीके से नाम डाल देता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है। उस केस में जब आप देखोगे तो इसने यहाँ क्या प्रिंट किया है, कैन नॉट ओपन दिस फाइल। और अगर आप देखोगे हमारे कोड में तो हमने कोशिश करी है ओपन करने की इस फाइल को, और अगर वो ऐसे एरर वो दे देता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैन नॉट ओपन दिस फाइल। एग्जैक्टली अगर वो सक्सेसफुली ओपन हो जाए तो हमको ये बताना है कि वो कितनी लाइन रखता है। तो इट मीन्स कि ये जो दो आगे के ब्लॉक थे वाई टू वाई, इनको हम सिंपली चाहते तो यहां भी लिख सकते थे और हमें सेल्स ब्लॉक की जरूरत थी नहीं। दोबारा रन करके देख लेते हैं अपन। लिस्ट में तो कैन नॉट ओपन डॉट पी वाई, और अगर हमने प्रॉपर अगर आर्गुमेंट भेजा है तो वो इस तरीके से प्रिंट करा रहा है जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है, हैज 9 लाइन्स डॉट पी वाई। फिर हमने अलग से एल्स ब्लॉक की क्यों जरूरत पड़ी। तो आप देखें जो अच्छा कोड होता है ना, use of else clause is better than adding additional code to the try clause because it avoids accidental catching। इस लाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। आपके कोड में और कोई और पाइथन का कोड लिख रहा है उसमें ये ही ब्यूटी होती है। आपका कोड इस तरीके से ही ब्यूटीफुल, ज्यादा और ज्यादा चीजों को हैंडल करने वाला, रन टाइम पर अच्छे तरीके से काम करने वाला कैसे बनेगा, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो जो कि एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, तो तुरंत उस स्टेटमेंट के बाद आप एक्सेप्शन रेज कर दीजिए। और उस एक्सेप्शन के उस स्टेटमेंट के बाद अगर कोई और भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं तो उन्हें आप एल्स ब्लॉक के अंदर जा करके लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं। एक अच्छे बेटर कोडिंग की ये निशानी होती है। आप चाहें तो इन लाइनों को भी बिल्कुल इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करेगा। लेकिन कोई एक्सीडेंटल केसिंग के केस में ये फेल हो सकता है और आपका कोड ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पे जाएगा और ना एक्सेप्शन को सही तरीके से हैंडल कर पाएगा, और हो सकता है क्रैश कर जाए पाइथन का कोड।
और रन टाइम पे आपकी स्क्रिप्ट का क्रैश होना ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो उस मोमेंट पे आपको ये छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखनी है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही आपका जैसे दिस डॉट फेल्स है, आपने ये लिखा है यहाँ पर, अगर आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उस फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट है जो कि गलत आ रहा है और वो गलत आ रहा है जिस टाइप का एक्सेप्शन रेज कर रहा है, अगर उसको भी आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन कॉलिंग वाले पार्ट पर भी डायरेक्टली हैंडल करते हो ना, तो वहां पे भी वो आपके एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है कि नहीं? ये आपको बात याद रखनी है। अब कैसे एक्सेप्शन रेज किए जाते हैं, तो यहाँ से आपको ये कोड मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है। हमने मेन क्लास में एक एक करके जितने भी आर्ग्यूमेंट थे उनको लिया, उन आर्ग्यूमेंट को लेने के बाद हमने ओपन करने की कोशिश की एक एक फाइल को, और हर फाइल में हमने बताया कि वो उस फाइल में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं। लेकिन हमको पता था कि पहली पहली लाइन ही एक्सेप्शन रेज कर सकती है, तो उस केस में हमने बाकी बचे हुए कोड को यहाँ ना लिख करके एल्स ब्लॉक के अंदर रखा है। इस कोड को अगर कोई रिव्यू करेगा देन ही विल गेट टू नो दैट ओके यू हैंडल दिस एक्सेप्शन परफेक्टली। किसी भी एक्सीडेंटल केस में भी आपका एक्सेप्शन हैंडल होगा प्रॉपरली। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेप्शन हैंडल ना हो। और ये एल्स के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो जब तक कि एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो जाता तब तक वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रेजिंग एक्सेप्शन, कैसे एक्सेप्शन को मैन्युअली रेज किया जा सकता है। अच्छा, पहली बात तो हम अब तक तीन चीजें सीख चुके हैं। क्या क्या चीजें सीख चुके हैं? पहला, हमने सिंटैक्स एरर देख लिया, हमने एक्सेप्शन देख लिया कि जो रन टाइम पर कुछ एरर आती हैं, एग्जीक्यूट करने के मोमेंट पर उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं, और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के द्वारा हैंडल किया जाता है। इवन एल्स ब्लॉक भी होता है, एल्स क्लॉज, जिसके में हम बचे कुचे कोड को लिखते हैं। ठीक है कि नहीं? अब हम आगे आते हैं कि कभी कभी यूजर के द्वारा खुद से भी एक्सेप्शन रेज करने की जरूरत पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है वो मैं बताता हूँ आपको। लेट से आपको कोई एरर प्रिंट करानी है, यूजर ने कुछ गलत इनपुट दिया आपके कोड के हिसाब से और आपको ये पता लग गया कि ये इनपुट सही नहीं है इनका हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप चाहते हो कि उसको एक गलत कोड के रूप में एक एरर प्रिंट हम कराएं। तो जरूरी नहीं है कि आप एरर ही प्रिंट कराओ, वहां पर आप एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? आपने सी में अगर कभी पढ़ा हो तो सी में एक एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं असर्ट, और बहुत बार असर्ट रेज किया जाता है जहां जहां भी हमको ऐसा लगता है ना कि यूजर के द्वारा कुछ इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से जो कि सही नहीं है, तो वहां पर हम असर्ट रेज करके उसको स्पेशली क्रैश कराते हैं, हमारे ही कोड को हम खुद क्रैश कराते हैं। क्यों क्रैश कराते हैं? जिससे कि अगर वो क्रैश होगा तो डीबगिंग के टाइम पर हमको बैक ट्रेस से ये पता लग जाएगा कि ओके इस मोमेंट पर जाके असर्ट हुआ है, इट मींस कि ये कंडीशन हिट की है जब यूजर ने ये इनपुट पास किया है। तो अगर हमारी जरूरत है तो हम उस इनपुट को या तो हैंडल करके प्रॉपर एरर दिखा दें या फिर स्पेशली असर्ट लगाया जाता है स्टार्टिंग में। ऐसे ही एक्सेप्शन भी जरूरत के हिसाब से प्रोग्रामर को रेज करने पड़ते हैं, स्पेसिफाइड एक्सेप्शन टू अकर। ठीक है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे देखिए रेज स्टेटमेंट के थ्रू हम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया है ये। इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि क्या है कि नीचे ये रेजिंग एक्सेप्शन पढ़ाया है जबकि ऊपर ही रेज का यूज कर लिया है ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्लास के तुरंत बाद जाकर के ना एक बार इन चीजों को पढ़ा करो, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए ये चीजें कि एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेज स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है प्रोग्रामर को कोई एक्सेप्शन को अकर होने के लिए। ठीक है कि नहीं? अब क्या है, जिस जैसे वैल्यू एरर है, वैल्यू एरर को रेज कर देगा। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से नेम एरर है, नेम एरर को रेज कर देगा। इस तरीके के एक्सेप्शन रेज होते हैं रेज स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है कि नहीं?
हाँ, अब देखें, ये जो रेज है ना, ये या तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मैंने एक्सेप्शन रेज कर दी। ये या तो एक्सेप्शन का कोई इंस्टेंट रेज करेगा, या फिर कोई एक्सेप्शन की क्लास रेज करेगा। मैंने आपको बताया था ऊपर के एक्सेप्शन क्लास किस तरीके से काम करती है। अब जो ये क्लास होगी वो मैंने बताया था कि बेस एक्सेप्शन तो सबसे बेस क्लास है, मेन क्लास, और उसकी जो सब क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास है। तो उसकी भी जो सब क्लास होगी उनमें से कोई एक क्लास होगी यहाँ पे जो हम रेज करवा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ये याद रखना है आपको। अब देखो, एक्सेप्शन में चेनिंग भी हो सकती है। चेनिंग का मतलब क्या है कि हम कोई एक स्टेटमेंट यहां पर दें और फिर उसके लिए एक एक्सेप्शन रेज करवाएं, और ये भी अंदर से एक और एक्सेप्शन रेज कर दे। हमने यहाँ पर हमारा ये कोड लिखा था, तो हमने क्या किया था कि ओपन करने के लिए हमने os.error को बोला कि आप एक्सेप्शन रेज करें, और अगर मैं चाहूं तो इस एक्सेप्शन की हैंडलिंग में भी एक और एक्सेप्शन रेज कर सकता हूं। और उस टाइम पे वो कैसे, देखो एरर देता है, ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ एबव एक्सेप्शन, ऊपर के एक्सेप्शन को हैंडल करने के टाइम पे अनदर एक्सेप्शन गॉट अगर, और वो अनदर एक्सेप्शन क्या है, अनेबल टू हैंडल द एरर। ऊपर का एक्सेप्शन क्या था, नो सच फाइल और डायरेक्टरी डेटा वॉइड डॉट एसक्यूएलाइट। तो हम एक ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ओपन के अंदर ओनली अगर फाइल है तो बाय डिफॉल्ट मोड जो लेता है वो रीड मोड लेता है। तो आप ये मत कह देना कि यहाँ पर भैया इसने ये मोड तो बताया ही नहीं कि किस मोड में फाइल को ओपन करना है। ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड लेता है, ठीक है कि नहीं। और रीड मोड में जब इसको ओपन करने की कोशिश की तो इसको पता लगा कि ये फाइल अवेलेबल ही नहीं है। और जब ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो उस मोमेंट पे इसने एक्सेप्शन रेज करने की कोशिश की, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में इंटरनली एक और एक्सेप्शन रेज कर रखा था। तो पहले तो वो ये प्रॉब्लम को बताएगा कि भैया ये प्रॉब्लम आई आपके, लेकिन इसको हैंडल करने के दौरान एक और एक्सेप्शन रेज हुआ और वो ये वाला एक्सेप्शन था। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे सिंपली इस एक्सेप्शन को रेज करा दिया, तो इसको हम एक क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भी रेज करा सकते हैं। वो किससे, फ्रॉम एग्जीक्यूशन से। कैसे, देखिए यहाँ पे इसने कनेक्ट एरर लिया, यहाँ पे ये फंक्शन है मेरा, ये इस टाइप का एक्सेप्शन रेज करता है। इस एक्सेप्शन को यहाँ पर रेज करने के बाद हमने हैंडल करने की कोशिश की है और EXEC में लेने की कोशिश की है, और फिर उसके अंदर हमने एक रन टाइम एरर को एक्सेप्शन रेज किया है जो कि EXEC से आया है। आप देखें यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जब हम किसी एक्सेप्शन की क्लास को करते थे और वहां ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा इस ए एस यानी एज स्टेटमेंट के थ्रू आता था। लेकिन अगर आप रेज कर रहे हो तो आपको वहां पे फ्रॉम बताना है कि ये कहां से एक्सेप्शन रेज हुआ है हमारा। तो इसने बताया कि द एबव एक्सेप्शन वाज द डायरेक्ट क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। जो यहाँ पे ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा था ना, ड्यूरिंग दिस दिस दिस, अगर आप इस तरीके से हैंडल करते हो तो ये बताएगा कि जो हमने यहाँ पे फेल टू ओपन डेटाबेस है, फेल टू ओपन डेटाबेस का जो ये एक्सेप्शन हुआ है रन टाइम एरर, तो ये ऊपर का जो एक्सेप्शन है वो डायरेक्ट क्लोज है इस एक्सेप्शन का। इट मींस कि जिस कोड में ये ऊपर का एक्सेप्शन रेज हुआ है उसी क्लोज के अंदर हमने ये हमारे द्वारा ये दूसरा एक्सेप्शन रेज किया गया है। ठीक है कि नहीं। इस तरीके से एक्सेप्शंस के रेजिंग की भी चेनिंग होती है और खुद एक्सेप्शंस की चेनिंग होती है। एक्सेप्शन के अंदर आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लोज के रूप में भी प्रिंट करा सकते हो। डायरेक्ट क्लोज के रूप में प्रिंट कराने के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा स्टेटमेंट का। ओके, तो हमने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया, सिंटैक्स एरर कंप्लीट की, एक्सेप्शन कंप्लीट की, हैंडलिंग एक्सेप्शन हमने देखा,
ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स तीनों स्टेटमेंट को देखा था। कैसे रेज करना है तो रेज देख लिया, और चेनिंग हमने देख ली कि एक्सेप्शन के अंदर किस तरीके से एक्सेप्शन को हम रेज करते हैं। अगली क्लास में अपन अगले इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखें कि ये आपका होमवर्क है। आर्ग पार्सर जो लाइब्रेरी है हमारी, इसको हल्का सा पढ़ के आए, इसको रिवीजन करें। और देखिए, इससे पहले मैंने पी एक्सपेक्ट भी पढ़ाया था आपको लाइब्रेरी। पी एक्सपेक्ट को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको भी आप कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहें, या फिर उसका कोई भी कोड उठाएं, और कोड जो भी आ रहा है आपके गूगल पे सर्च कर लिया, पी एक्सपेक्ट से रिलेटेड कोड किस तरीके से लिखते हैं, और उनको आप खुद से लिखने की कोशिश करें। ये लाइब्रेरीज का जितना यूज करोगे इनके लिए, आप उतना यूज टू हो जाओगे। तो आप सिंपली जब कोई रिक्वायरमेंट आपके सामने आएगी और कोई कहेगा आपसे कि ओके इस तरीके की मेरी रिक्वायरमेंट है और मैं आपके लिए 50,000 पे करने के लिए रेडी हूँ, तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि ओके मैं ये 1 दिन के अंदर लिख सकता हूँ या 2 दिन के अंदर लिख सकता हूँ। इनकी रिक्वायरमेंट को मैं कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ, और क्या मेरे उतने दिनों का जो मेरी बनती है पैसा बनता है, वो उतना ये पैसा बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो जब तक आप डिजाइन नहीं सोच पाओगे तब तक आप कोई भी चीज फाइनल नहीं कर पाओगे। इस कोड को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं कवर कर सकता हूँ जो ये रिक्वायरमेंट बता रहा है, इसके लिए भी जरूरी क्या है, आपको डिजाइन के बारे में पता होना। डिजाइन कैसे पता लगाओगे आप, जब आप इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो हमने इस ट्यूटोरियल में बताई हैं या फिर लाइब्रेरीज में बताई हैं, उन चीजों को आप अच्छे तरीके से दिमाग में होंगी आपके, आप अच्छे तरीके से जानते होगे। ठीक है कि नहीं। तो आर्क पार्सर का सिंपली आप आर्क पार्सर लाइब्रेरी एचटीएम यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे डॉक्स डॉट पाइथन के अंदर, वो आर्क पार्सर को दे देगा आपके लिए। और आर्क पार्सर में हमने आर्क पार्सर ऑब्जेक्ट को पढ़ा दिया है, ऐड आर्ग्यूमेंट को पढ़ा दिया है, पार्स आर्क्स को पढ़ा दिया है। इन तीनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन करके आए। उसके बाद हम सब कमांड, फाइल टाइप, आर्ग्यूमेंट ग्रुप्स, ये सब के बारे में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं। तो अगली क्लास में ये 3-4 चीजें हैंडल करते हैं। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन? रितेश, सचिन?